न्यू लक्ष्य कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हिमांशु शुभम भूगोल विषय के तहत आज आपके समक्ष एक नया अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है खनिज संसाधन। तो जैसा कि अभी हम लोग इसके पूर्व संसाधन के अलग अलग तथ्यों के बारे में पढ़ लिया है, संसाधन, भूमि और मृदा संसाधन, जल संसाधन और वन तथा वन्य प्राणी संसाधन। इसके बाद का जो नया अध्याय है वह आपके समक्ष में प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका नाम है खनिज संसाधन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे लिए कोयला या पेट्रोल या डीजल या कहीं ना कहीं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और इसके अलावा आपने धातु या अधातु का नाम भी सुना होगा। इन तमाम तथ्यों को हम खनिज के नाम से जान सकते हैं। कहीं ना कहीं यह हमारे लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से लाभकारी है, और कहा भी गया है कि जिस राष्ट्र में या राज्य में खनिज संपदा का भंडार अधिक रहता है वह राष्ट्र, उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था काफी विकसित मानी जाती है। यही कारण है कि सऊदी अरब में ज्यादा संसाधन तो नहीं है, लेकिन वहां पर अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम का एक विशाल भंडार देखने को मिलता है। वहीं अगर इसकी तुलना अगर अपने बिहार राज्य से करें तो यहाँ पर कृषि की तो प्राप्ति है, लेकिन इसके विपरीत अगर हम खनिज की बात करें तो वह खनिज की मात्रा नगण्य है। तो अगर किसी राष्ट्र अथवा राज्य के विकास की बात करें तो उसके लिए खनिज संसाधन का होना अत्यंत आवश्यक है। खनिजों की उपस्थिति के आधार पर ही हम किसी राज्य अथवा राष्ट्र के आर्थिक विकास की गणना कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम समझने का प्रयास करेंगे सबसे पहले कि खनिज वास्तव में क्या है। हमने यहाँ एक परिभाषा लिख दिया है खनिज के बारे में कि खनिज अर्थात ऐसे पदार्थों कहा गया है जो हमारे धरती के अंदर या पृथ्वी के अंदर उपस्थित होते हैं और उनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। अर्थात पृथ्वी के अंदर उपस्थित ऐसे मूल्यवान पदार्थ जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना हो या तत्वों के संयोग से बने पदार्थ को ही हम खनिज कहते हैं। अगर हम अपने पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को रत्न गर्भा की संज्ञा दी गई है। अर्थात हमारे पृथ्वी के अंदर अलग अलग प्रकार के रत्न जवाहरात या सोना चांदी या अलग अलग प्रकार के धातु या अधातु मौजूद है, जिसने हम उसे निष्कासन करके उन्हें बाहर निकाल करके अलग अलग कार्यों में उपयोग में लाते हैं। तो उन तत्वों को ही या उन तत्वों के संयोग से जिन पदार्थों का निर्माण होता है उसे हम खनिज के नाम से जानते हैं। सेकेंड स्टार हमने यहाँ लिखा है कि खनिज संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। इसके पूर्व हमने बार बार पढ़ा था मृदा के बारे में, जल के बारे में, वन और वन्य प्राणी के बारे में, और उसके साथ मैंने शब्द जोड़ा था नवीकरणीय। लेकिन यहाँ पर शब्द जुड़ा हुआ है कि खनिज संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। इसके कहने का अर्थ हुआ कि खनिज संसाधन का जो भंडार है वह हमारे प्रकृति में सीमित है। अगर इसको हम ज्यादा मात्रा में खर्च करना शुरू कर दे या अंधाधुंध दोहन करना शुरू कर दे तो बहुत जल्द ही यह संसाधन पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। हम इसे फिर से प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन उसे फिर से प्राप्त करने के लिए हमें एक लंबा समय करीब करोड़ों वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, जो मानव जाति के लिए लगभग असंभव है। इसीलिए खनिज संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है। अगले टॉपिक पर चले, आंकड़ों की बात कर लेते हैं। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में लगभग 2000 प्रकार के खनिजों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें से सिर्फ भारत अकेले लगभग 100 प्रकार के खनिजों का उत्पादन करता है। इसके बाद हमने अगला टॉपिक यहाँ लिखा है चट्टान के बारे में, जो कि खनिज है और जिस स्थान पर खनिजों का संग्रह देखने को मिलेगा उस संग्रह को हम चट्टान के नाम जानते हैं, और उसी चट्टान के द्वारा हमारे पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है जिसपे हम लोग निवास करते हैं, जिसे स्थल मंडल कहा गया है, उसका निर्माण उन्हीं चट्टानों के द्वारा होता है। इसके पूर्व हमने पहले की कक्षाओं में पढ़ चुका है कि चट्टान कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 प्रकार लिख भी दिया है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तीनों की व्याख्या कर दे। आग्नेय चट्टान नाम से स्पष्ट है कि जो आग के द्वारा निर्मित होता हो, अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे पर्वत होते हैं जिसके मुख से लावा, राख, गैस, मैग्मा जैसे गर्म पदार्थ निकलते हैं। जब वह हमारे धरातल पर बाहर आकर ठंडा होकर जम जाते हैं, उनके द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है उन चट्टानों को हम आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। उन्हीं आग्नेय चट्टानों के द्वारा
धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। आगे हमने उसका भी व्याख्या किया है कि धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक खनिज क्या है। पहले यहाँ पर चट्टान को देख लेते हैं। तो आग्नेय चट्टान हो गया कि जो ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा, राख, गैस, मैग्मा के ठंडा होकर जमने से जो निर्मित हुआ उसे हम आग्नेय चट्टान कहते हैं। जैसे बेसाल्ट है, ग्रेनाइट है, ये सब आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। सेकंड हमने यहाँ लिखा है अवसादी चट्टान। नाम से स्पष्ट है कि अवसाद के द्वारा बनने वाला। कहने का अर्थ हुआ कि स्थलीय क्षेत्रों में या समुद्र के तल में जब जो जीव जंतु है वह मृत्यु के पश्चात परत दर परत जमते जाते हैं, एक परत के ऊपर दूसरा परत बार बार बैठते जाता है। इससे जो निचला वाला हिस्सा है वह ठोस होकर के जम जाता है, बैठ जाता है और उसके द्वारा अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। उन्हीं अवसादी चट्टानों से प्रायः हमें कोयला का या पेट्रोलियम का भी उत्पादन प्राप्त होता है। तो कोयला और पेट्रोलियम को भी हम खनिज के तहत रख सकते हैं और उसके द्वारा हम अलग अलग प्रकार के ऊर्जा से चलने वाले अलग अलग वाहनों का भी प्रयोग करते हैं या ऊर्जा की प्राप्ति भी उससे करते हैं। इसके बाद तीसरा हमने लिखा है यहाँ रूपांतरित चट्टान, अर्थात जिसके रूप में अंतर हो जाए, जिसके गुण में अंतर हो जाए। सामान्यतः देखा जाता है कि जब आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान के रूप और गुण में परिवर्तन होता है अत्यधिक ताप और दबाव के कारण, उसके द्वारा जो नया चट्टान बनता है उस चट्टान को हम रूपांतरित चट्टान के नाम जानते हैं। जैसे आपने चूना पत्थर का नाम सुना होगा। चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है, लेकिन जब उस पर अत्यधिक ताप और दबाव की क्रिया होती है तो उसके रूप और गुण में परिवर्तन हो जाता है और वह चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। तो संगमरमर एक प्रकार का रूपांतरित चट्टान है, जबकि चूना पत्थर एक अवसादी चट्टान है। तो यह तो हो गई चट्टान की बात। हमने अभी तक खनिज पढ़ा, खनिज के बाद चट्टान पढ़ा। कि खनिज कहने का अर्थ है कि जो तत्वों के संयोग से बना है, और उन चट्टानों की बात करें तो जो खनिजों के संग्रह के द्वारा बनता है। कहने का अर्थ हुआ तत्व के संयोग से खनिज बना और खनिजों के संग्रह से चट्टान बना, और उस चट्टानों के द्वारा हम इस स्थल मंडल पर जो निवास करते हैं उस स्थल मंडल का इन चट्टानों के द्वारा निर्माण होता है। आगे कुछ और टॉपिक को क्लियर कर लिया जाए। खनिजों का वर्गीकरण हमने यहाँ लिखा है कि आखिर इस खनिज को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। यहाँ पर कुछ आंकड़ा हमने लिखा था कि पूरे विश्व में 2000 प्रकार के या भारत में 100 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अगर मुख्य रूप से उसको बांटा जाए तो हम इसे मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला हमने यहाँ लिखा है धात्विक खनिज और दूसरा लिखा है अधात्विक खनिज, अर्थात धातु और अधातु। आप इसका परिभाषा भी दे सकते हैं। धात्विक खनिज कहने का अर्थ है कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति संभव है उसे हम धात्विक खनिज कह सकते हैं, और ऐसे खनिज जिससे धातु की प्राप्ति संभव नहीं है उसे अधात्विक खनिज कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में दोनों के बीच में अंतर भी पूछ दिया जाता है कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में अंतर स्पष्ट करें। तो कुछ हम अंतर की भी चर्चा यहाँ कर लेते हैं। सबसे पहला अंतर तो यह हो गया कि धात्विक खनिज से धातु की प्राप्ति संभव है, जबकि अधात्विक खनिज से धातु की प्राप्ति संभव नहीं है। इसके अलावा प्राप्ति की बात करें कि धात्विक खनिज की प्राप्ति हमें आग्नेय चट्टान से होती है। अभी जस्ट हमने आग्नेय और अवसादी चट्टान के बारे में पढ़ा था। तो धात्विक खनिज को हम आग्नेय चट्टान से प्राप्त करते हैं, जबकि अवसादी चट्टान के द्वारा हमें अधात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। तो यह आपका दूसरा अंतर हो गया अवसादी चट्टान कि धात्विक खनिज की प्राप्ति हमें आग्नेय चट्टान से होती है, जबकि अधात्विक खनिज की प्राप्ति हमें अवसादी चट्टान से होती है। तीसरा अंतर की बात करें तो धात्विक खनिज जो है प्रायः चमकीले होते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जबकि अधात्विक खनिजों में किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा धात्विक खनिज जो है वह विद्युत का और उष्मा का प्रायः सुचालक होता है, जबकि अधात्विक खनिज विद्युत और उष्मा का प्रायः कुचालक होता है या सुचालक नहीं होता है। कुछ उसमें अपवाद भी है जो आपको रसायन शास्त्र के तहत पढ़ने के लिए मिलता भी होगा। इसके अलावा आघातवर्ध और तन्यता की बात करें तो जब धात्विक खनिज की बात करते हैं तो धात्विक खनिज को प्रायः आघातवर्ध और तन्य माना गया है, अर्थात जब इस पे हम हथौड़ा से चोट करते हैं तो वह फैलता है और इसको हम खींच कर लंबा लंबा तार भी बना सकते हैं, जबकि यह गुण अधात्विक खनिजों में नहीं पाया जाता है।
तो आप इन 4-5 अंतर को इन दोनों के बीच में लिख सकते हैं कि धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या क्या अंतर है। पुनः आगे देखिए कि धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट दिया गया है, एक लौह युक्त खनिज और दूसरा अलौह युक्त खनिज। और इधर अधात्विक खनिज को भी दो भागों में बांट दिया गया है, कार्बनिक खनिज और अकार्बनिक खनिज। इसका भी परिभाषा की व्याख्या कर दे। लौह युक्त कहने का अर्थ है कि ऐसे धात्विक खनिज जिसमें लोहा का अंश मौजूद हो, लोहांश की उपस्थिति हो, उसे हम लौह युक्त खनिज कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने कुछ का नाम भी लिख दिया है, लौह अयस्क, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, यह सब लौह युक्त खनिज के उदाहरण है। इनमें लोहांश की उपस्थिति देखने को मिलती है। वहीं अगर अलौह युक्त की बात करें तो इसमें लोहांश की उपस्थिति या लोहा की उपस्थिति नहीं देखने को मिलती है। इसके तहत हमने सोना, चांदी, बॉक्साइट जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट, तांबा, इन सभी धातुओं को रखा है। ये सब अधात्विक खनिज, ये सब धात्विक खनिज के तहत लौह युक्त खनिज के उदाहरण है। इधर अगर आप बात करें कार्बनिक और अकार्बनिक का, तो इसे जीवाश्म के आधार पर बांटा गया है। जीवाश्म कहने का अर्थ है जीव जंतुओं का अंश, जीव जंतुओं का अंश, अर्थात जब किसी जीव जंतुओं की मृत्यु होती है तो उसके तहत जो उसमें अंश पाया जाता है जिसको हम जीवाश्म के नाम जानते हैं, और उससे बनने वाला जो ईंधन है जिसे हम जीवाश्म ईंधन भी कह सकते हैं। तो कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है और उसका उपयोग हम ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं, इसीलिए कार्बनिक खनिजों को जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। उदाहरण के तहत हमने यहाँ पर कोयला और पेट्रोलियम को रखा है। वहीं अगर अकार्बनिक की बात करें तो ऐसे खनिज जिसमें जीवाश्म की उपस्थिति नहीं हो उसे हम कार्बनिक अकार्बनिक खनिज कहेंगे। उदाहरण के तौर पर ग्रेफाइट और अभ्रक को रखा जा सकता है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने खनिजों के वर्गीकरण को देखा, उसी का कुछ परिभाषा भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। सबसे पहला था धात्विक खनिज, अर्थात ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति संभव हो उसे धात्विक खनिज कहा गया है। अर्थात अगर हम पृथ्वी से कुछ खनिजों को निकालते हैं और उन खनिजों के माध्यम से हमें धातु की प्राप्ति हो रही है तो उन खनिजों को हम धात्विक खनिज कह सकते हैं। उदाहरण हमने पहले ही दे चुका है। इसके अलावा उन्हीं धात्विक खनिजों को दो भागों में भी बांटा गया था, एक लौह युक्त खनिज और एक अलौह युक्त खनिज। उसके नीचे हमने इन धात्विक खनिजों के गुणों की चर्चा की है। तो हो सकता है अंतर के रूप में पूछ दे, इसलिए हमने इसका कुछ गुण या कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया है कि धात्विक खनिज आघातवर्ध एवं तन्य होते हैं। आघातवर्ध का अर्थ होता है फैलने का गुण, अर्थात अगर हम किसी धात्विक खनिज पर या धातु पर हथौड़ा से चोट करते हैं तो वह फैलने लगता है, उसे हम चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और साथ ही साथ उसमें तन्यता भी होता है, अर्थात जब उसको हम खींचते हैं तो उससे हम लंबा लंबा तार भी निकाल सकते हैं। तो यह गुण धात्विक खनिज में होता है कि वह आघातवर्ध और तन्य होता है। सेकेंड गुण हमने यहाँ लिखा है कि ये विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं, अर्थात इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी आराम से जो है वो पास कर सकती है, इसलिए इसे सुचालक कहा गया है। तो यह विद्युत का और उष्मा दोनों का सुचालक होता है। साथ ही साथ ये खनिज चमकीले होते हैं, अर्थात इन खनिजों में विशेष प्रकार की चमक होती है। और जहां तक इसके प्राप्ति की बात कहे तो आग्नेय चट्टानों के द्वारा अधात्विक खनिजों को हम प्राप्त करते हैं। तो ये तो हो गई धात्विक खनिज की बात। अधात्विक खनिज पर चले तो अधात्विक खनिज का हमने यहाँ परिभाषा लिख दिया है कि ऐसे खनिज जिनसे धातु की प्राप्ति संभव नहीं हो। हम किसी भी प्रकार से जिन खनिजों से धातु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं उन खनिजों को अधात्विक खनिज कहा गया है। गुण की चर्चा करें, सबसे पहला धात्विक खनिज आघातवर्ध एवं तन्य नहीं होते हैं। जो गुण धात्विक का था उसका यह जस्ट अपोजिट होता है कि अगर हम कोयला की बात करें, कोयला एक धातु नहीं है, कोयला एक अधातु है। जब इस कोयला पर हम हथौड़ा से चोट करेंगे तो वह कभी फैलेगा नहीं बल्कि वो भंगुर हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है। तो इसमें आघातवर्ध्यता नहीं होती है। साथ ही साथ हम इससे खींचकर लंबे लंबे तार नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए कहा गया है कि अधात्विक खनिज आघातवर्ध और तन्य नहीं होते हैं। दूसरा हमने यहाँ लिखा है कि ये विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। प्रायः
जितने भी अधातु है या अधात्विक खनिज है वे विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, उसमें विद्युत और उष्मा को पास करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। तीसरा हमने यहाँ लिखा है इसमें चमक नहीं होता, इसमें किसी विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। और जहां तक इसके प्राप्ति की बात कहे तो इनकी प्राप्ति अवसादी चट्टानों के द्वारा होती है। तो अवसादी चट्टान से हमें अधात्विक खनिज मिलता है और आग्नेय चट्टान के द्वारा धात्विक खनिज की प्राप्ति होती है। अगला टॉपिक पर चले। अगला टॉपिक हमने यहाँ लिखा है अयस्क। इसके पहले भी जगह जगह पर लौह अयस्क का नाम हमने लिखा था या बॉक्साइट का नाम लिखा था। तो आखिर वास्तव में यह अयस्क है क्या? अयस्क एक प्रकार का खनिज ही है जिनसे हम कम से कम कीमत पर और सुगमता पूर्वक धातु को प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी धातु का अयस्क किसी जगह अधिक मात्रा में उपलब्ध है, इसका अर्थ है कि उस जगह पर उस धातु की प्रचुरता जरूर होगी। अगर किसी धातु का अयस्क ही बहुत कम मात्रा में मिल रहा है, इसका अर्थ है कि उस स्थान पर उस धातु की प्रचुरता या जो उसकी उपलब्धता है वह बहुत ही कम देखने को मिलेगी। तो अयस्क के द्वारा हमें धातु की प्राप्ति होती है और वह भी कम से कम खर्च पर और सुगमता पूर्वक। परिभाषा हमने लिखा है यहाँ कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं को हम कम से कम खर्च पर और आसानी से या सुगमता पूर्वक प्राप्त कर सके, उन खनिजों को हम अयस्क कहते हैं या अयस्क की संज्ञा दिया जा सकता है। इसके संदर्भ में हमने यहाँ एक नोट लिख दिया है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। इसका क्या अर्थ है यह आप समझ लीजिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, अर्थात कि धरती के अंदर से जितने भी हम अयस्कों को बाहर निकालते हैं जिनके द्वारा हमें धातु की प्राप्ति होती है, वे सारे के सारे अयस्क वह एक प्रकार के खनिज है, वो सभी अयस्क खनिज होते हैं क्योंकि उन्हें हमने पृथ्वी के अंदर से या पृथ्वी के तल से प्राप्त किया है। लेकिन पृथ्वी के तल से निकलने वाले सभी खनिज वह सारे के सारे अयस्क नहीं होते। कहने का अर्थ है अगर हम कोयला की ही बात करें, कोयला एक खनिज है लेकिन कोयला को हम जला दे या गला दे या किसी भी रासायनिक या यांत्रिक विधि से उससे हम धातु को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो कोयला एक खनिज है लेकिन कोयला एक अयस्क नहीं है। जबकि अगर हम किसी अयस्क की बात करें या हेमाटाइट हो या बॉक्साइट हो, कोई भी अयस्क ले तो वह अयस्क हमें पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होता है, धरती के तल से प्राप्त होता है, इसलिए उसे हम अयस्क कहने के साथ साथ खनिज भी कह सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ नोट लिख दिया है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। इसके बाद एग्जाम में कुछ अयस्क और धातु से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है कि बॉक्साइट से किस धातु की प्राप्ति होती है, तो धातु के रूप में हमने यहाँ लिखा है एल्युमिनियम। या यह भी आ सकता है क्वेश्चन कि एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता होती है, तो उसके आंसर के रूप में हम लिख सकते हैं बॉक्साइट। इसके अलावा आपके चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्न में दिया हुआ है कि लौह अयस्क के अलग अलग प्रकारों या विभिन्न प्रकारों के नाम लिखे। तो कुछ लोहा के अयस्कों का हमने यहाँ नाम लिख दिया है, तो बारी बारी से सबको देख लेते हैं। एक तरफ हमने अयस्क का नाम लिखा है और उस अयस्क से किस धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं उसका नाम दूसरी तरफ लिखा है। सबसे पहले लोहा का 4 अयस्क का हमने यहाँ नाम लिखा है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट और लिमोनाइट। यह 4 लोहा के अयस्क है और इनके द्वारा हमें लोहा धातु की प्राप्ति होती है। लोहा प्राप्त करने के लिए इन चारों में सबसे अधिक हम हेमाटाइट का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस हेमाटाइट में लोहांश की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बाद हमने अगला नाम लिखा है एल्युमिनियम का, जिसका भी हमने जस्ट व्याख्या भी किया था कि एल्युमिनियम की प्राप्ति के लिए हम बॉक्साइट का प्रयोग करते हैं, अर्थात एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है। अगला मैग्नीज का 2 अयस्क लिखा है हमने। मैग्नीज की प्राप्ति 2 अयस्कों के द्वारा की जा सकती है, रोडोनाइट और पैरोलुसाइट, अर्थात रोडोनाइट और पैरोलुसाइट यह दोनों मैग्नीज के अयस्क हैं। अगला तांबा का नाम लिखा है, कोबालाइट और क्यूप्राइट यह दोनों तांबा के अयस्क है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार अयस्क और धातु दोनों का नाम लिखकर उसको जरूर याद रखें, यह आपके प्रश्न एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक एक और हम क्लियर कर लेते हैं इस वीडियो में, खनिजों की विशेषता। चूंकि हम लोग यह संसाधन पढ़ रहे थे खनिजों के बारे में, इसीलिए उसकी कुछ विशेषताओं का भी वर्णन कर ले। सबसे पहले हमने बता दिया था शुरुआत में ही कि खनिज संसाधन अनवीकरणीय होते हैं, अर्थात हमारी प्रकृति में खनिजों का जो भंडार है वह सीमित है। अगर इसका हम अंधाधुंध दोहन करें तो यह पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा और इसकी पुनः प्राप्ति संभव ही नहीं है। इसीलिए खनिज संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा गया है। सेकंड हमने यहाँ गुण लिखा, इसका विशेषता लिखा है कि कम मूल्यवान खनिज, मतलब ऐसे खनिज जिसका महत्व कम हो,
ऐसा खनिज जिसका महत्व कम हो या जिसका मूल्य कम हो वह हमारे प्रकृति में अधिक मात्रा में उपलब्ध है, और ऐसे खनिज जिसका मूल्य अधिक हो या अधिक महत्व वाले जो खनिज है उसकी उपलब्धता हमारे पृथ्वी में कम है। जैसे कोयला और सोना की बात करें, कोयला एक कम मूल्य वाला या कम महत्व वाला खनिज है, इसीलिए कोयला हमारी प्रकृति में ज्यादा उपलब्ध है। वहीं अगर सोना की बात करें, सोना का मूल्य अधिक है और यह हमारे प्रकृति में कम से कम मात्रा में उपलब्ध है। आप इसको उल्टा भी देख सकते हैं कि चूंकि कोयला हमारे प्रकृति में ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए कोयला हमें कम से कम मूल्य पर उपलब्ध हो जाता है। वहीं सोना की उपलब्धता की बात करें तो सोना हमारे प्रकृति में कम मात्रा में उपलब्ध है, इसीलिए सोना का मूल्य अधिक से अधिक देखने को मिलता है। तो यह तो हो गई खनिजों की विशेषता की बात। इसके बाद इस वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूंगा। अगले वीडियो में हम लोग भारत में पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार के खनिज संसाधनों की चर्चा करेंगे, जिसमें लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, चूना पत्थर और अभ्रक से रूबरू होंगे कि उनका प्राप्ति स्थान भारत में कहाँ कहाँ है, उसका क्या क्या उपयोग है, जो कि आपके प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर पसंद करेंगे। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हुई हो या कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आप हमारे पुराने वीडियोज को हमारे प्लेलिस्ट से या हमारा जो ये आई बटन है उसको दबा करके आप पुराने वीडियोज को भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।